अच्छा जी, आज हम फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि कल हमने सीखा था कि हम कोड में ना ब्लॉक बना सकते हैं, नेस्टेड ब्लॉक भी बना सकते हैं और सिबलिंग ब्लॉक भी बना सकते हैं सेम लेवल पे, और जितने चाहें उतने ज़्यादा बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने का फ़ायदा क्या होता है, उस पर कंट्रोल लग सकता है। कंट्रोल लगने का फ़ायदा क्या होता है कि उसकी बेस पे फिर कुछ भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो उसी कोड पे होगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। ये ब्लॉक बनाने का फ़ायदा था। ब्लॉक बनाते कैसे हैं? करली ब्रेसेस से। उसमें कितना कोड लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो हमने एक ब्लॉक बनाया था, जैसे मैं ब्लॉक बनाता हूँ लॉग, उसमें हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। अब ये नॉर्मली तो चलेगा ही, लेकिन अब इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं कंट्रोल लगाना चाहता हूँ तो इससे पहले मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अच्छा, जब भी ब्लॉक लगाएंगे तो प्रीटी मच सेम ही सिंटैक्स होगा, पैरेंथेसिस लगेंगी उससे पहले, और उससे पहले ब्लॉक कंट्रोल का नाम आएगा। तो हमने क्या लिखा था, इफ़ अगर ट्रू प्रोड्यूस करता है तो यानी ट्रूथ ही वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो चलेगा, और अगर फॉल्सी वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो फॉल्सी वैल्यू कौन कौन सी होती है? तो फॉल्सी में से कोई वैल्यू आएगी नहीं चलेगा, ट्रूथ में से कोई वैल्यू आएगी तो चलेगा। तो इफ़ ट्रू और उससे आंसर जो है मेरा आ जाएगा, या इफ़ 10 लिख दूंगा तो फिर भी आंसर आ जाएगा, इफ़ 0 लिख दूंगा तो नहीं आएगा। तो ये हमारा फ़ायदा है, या कोई भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब कंपेयर का आंसर भी ट्रू आ रहा है तो आंसर ये चल जाएगा, आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब हमने ये करना है कि अगर हम चाहते हैं कि अब यूज़र से हम एक नंबर लेके उसको चेक करेंगे, अगर इवन है तो फिर कोड चले, अगर ऑड है तो ना चले। उसके लिए हमारे पास जो है ना वो एक ऑप्शन है जिसकी मदद से हम यूज़र से नंबर ले सकते हैं, और वो क्या है, var यूज़र इनपुट या नंबर प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। यानी हम प्रॉम्प्ट एक देंगे जो यूज़र कहेगा नंबर को एंटर करो, और यूज़र नंबर जो एंटर करेगा वो अगर पूरा 2 पे डिवाइड हो जाए और उसका आंसर भी अगर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, कोड चल जाएगा। अदरवाइज हम उसको कहेंगे कोड नहीं चलेगा, हेलो वर्ल्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको चलाएं अभी, तो हम कैसे चला रहे थे पहले, टर्मिनल से। तो हम टर्मिनल से चलाने की कोशिश करते हैं, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? नोड जो है ना वो प्रॉम्प्ट को नहीं समझता है। प्रॉम्प्ट का फंक्शन जो है ना वो, यानी ये प्रॉम्प्ट वाली जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये नोड को समझ नहीं आती है। तो ये हम सिर्फ ब्राउज़र में चला सकते हैं। तो ब्राउज़र में हम कैसे चलाते हैं कोड, गो लाइव कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। गो लाइव करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये साथ ही पॉपअप आ जाएगा। अब पॉपअप में जो भी मैं इंसर्ट करूँगा, लाइक मैंने 21 इंसर्ट कर दिया और मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल देखा, तो यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं आया। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे 10 या 10 रख दिया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। बात समझ आई? यानी हम यूज़र से भी नंबर लिया हमने, और नंबर लेके हमने उसको एक वेरिएबल में रखा, और उस वेरिएबल के अंदर हमने फिर चेक किया 2 पे, उसका रिमाइंडर चेक किया। अगर तो पूरा है तो आ रहा है, कोड चल रहा है, अगर नहीं तो नहीं चल रहा है। इतनी बात समझ आ गई ना हमें? प्रॉम्प्ट एक ये यहाँ पे पॉपअप आया था ना, पॉपअप, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये जो पॉपअप है ये आता कैसे है, जब हम ये प्रॉम्प्ट उसके गिव पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना वो यहाँ पे नज़र आती है, ये आ रही है ना एंटर अ नंबर, ये वो स्ट्रिंग है जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर मैं ABC लिख दूंगा तो वो ABC वहाँ से आएगा, और यूज़र जो इस वाली इनपुट में चीज़ लिखेगा ना वो मुझे इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम यूज़र से वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन नहीं है कि प्रॉम्प्ट लेना है या नहीं। अभी क्वेश्चन ये है कि यूज़र से लिया हमने, उसका चेक किया तो हमने शो कर दिया नंबर इज़ इवन। अब अगर मैंने ऑड चेक करना है तो मैं क्या कर दूँ, एल्स लगा दूंगा।
तो वो नंबर ऑड आ जाएगा, यानी 31 तो वो कह देगा नंबर इज ऑड, और अगर मैं 20 रख दूंगा तो नंबर इज इवन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है कि अगर मैं 0 करूं तो वो शो करे कि नंबर इज 0, कि 0 0 होता है ना, इवन होता है ना ऑड होता है, 0 तो 0 ही होता है ना, नंबर इज 0। ये वाला केस हम कैसे हैंडल करें, ये समझनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे हम ये वाला केस भी हैंडल करें। लेकिन एक चीज़ बताओ कि 3 केस हैं, लेकिन तीनों केस में एक नंबर है, वो तीनों में से एक हो सकता है या नहीं। मैं कहता हूं कि एक नंबर है, वो मुझे बताओ कि वो 0 है, इवन है या ऑड है। तीनों में से वो क्या हो सकता है, एक टाइम में एक ही चीज़ हो सकती है, या 0 ऐसे हो सकता है वो नंबर 0 भी और इवन भी हो, नहीं हो सकता, या 0 होगा या इवन होगा, या इवन होगा या ऑड होगा, तो तीनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो हमें कोई ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा कि अगर तो ये वाली कंडीशन मेट हो जाती है तो फिर अगर तो वो नंबर इवन साबित हो जाता है तो क्या मुझे ये चेक करने की ज़रूरत है कि नंबर 0 है या नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं। अगर हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि नंबर जो है वो इवन है तो फिर हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको चेन करना चाहते हैं, तो चेन कैसे होगा, हम एक इफ लगाएंगे इससे ऊपर, हम कहेंगे यूजर नंबर इनपुट डबल इक्वल टू 0, हम कहेंगे नंबर इज 0। लेकिन अब ये वाली जो इफ है ना, वो इस वाली इफ से कनेक्टेड नहीं है। क्या समझे? इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं कि मैं अगर यहां पे आके लिखता हूं ना 0, तो क्या करेगा, नंबर इज 0, नंबर इज इवन। क्यों बोला? क्योंकि दोनों इफ जो है ना, ये इफ सेपरेटली चेक हो रही है और ये वाली इफ सेपरेटली चेक हो रही है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन सम टाइम हमें कनेक्टेड इफ चाहिए होती हैं जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लें। ऐसी इफ को हम बोलते हैं एल्स इफ। क्या बोलते हैं? एल्स इफ। अब ये वाली इफ एक्चुअली इस वाली इफ से कनेक्ट हो गई। इसका मतलब है अगर तो ये जवाब आ गया तो ना ये चलेगी ना ये चलेगी। जिस लाइन पे जवाब आ गया उसके नीचे वाली कुछ भी नहीं चलेगा। अब अगर इस पे जवाब आ गया है तो क्या ये वाली चलेगी? ये चलेगी। अगर इस पे जवाब नहीं आया तो ये चलेगी और ये चलेगी नहीं। अगर इस पे भी जवाब ना आया, इस पे भी ना आया, फिर ये वाली चलेगी। तो ये आपस में कनेक्टेड इफ हो गई हैं, आपस में कनेक्ट हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ। ये क्या करती हैं? कनेक्टेड इफ, एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने वाली इफ। अगर हम एल्स इफ नहीं लगाएंगे वो दोनों सेपरेट सेपरेट इफ होंगी, वो आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहे। सही है? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? अगर हम सेम चीज को दोबारा एंटर करते हैं तो नंबर इज 0, उसके बाद नीचे वाली दो कंडीशन नहीं चलेंगी। अब मैंने इवन डाला तो इवन वाली चलेगी, दूसरी दो नहीं चलेंगी। अब मैंने ऑड डाला तो ऑड वाली चलेगी, ऊपर वाली दो नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में तीनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कनेक्ट हो गए। अब हम लोग, मुझे इसी से मिलती जुलती हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे, इसी से मिलता जुलता प्रोग्राम बनाएंगे और बोलेंगे प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक यूजर मार्क्स एंड print the grade of the student. For example, A, B, C, D, F. A, B, C, F कर देते हैं, ज़्यादा क्या करें। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर, यूज़र से मार्क्स लेंगे और उनके ग्रेड चेक करेंगे। और A हम कब कहेंगे? अगर 80 से ऊपर है। और अगर 70 to 80 है तो हम कहेंगे B है। और अगर 60 से 70 है C है। और 60 के नीचे हम उसको फेल मार्क कर देंगे। अब ये वाला हमने प्रोग्राम बनाना है। तो आप लोग बताएंगे हम कैसे करें। यहाँ तो एक इंटर मार्क्स कर देंगे इसको, इंटर योर मार्क्स। अच्छा, अब इंटर योर मार्क्स हो गया तो अब आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजर इनपुट इफ यूजर
यूज़र इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हम उसको क्या कह देंगे, कंसोल लॉग ए या ग्रेड ए। अब एल्स लगाएंगे ओनली या एल्स इफ लगाएंगे? उसमें क्या करेंगे, यूज़र अगर 70 से ऊपर है तो बी ग्रेड आ जाएगा, कंसोल ग्रेड बी। और अब क्या करेंगे, एक और एल्स इफ, और अब एल्स, एंड वाले पे एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना ए है ना बी है ना सी है, तो मतलब क्या है, एफ ही है ना, उसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो फेल है। तो एल्स कंसोल ग्रेड इज एफ। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं और इसको लिखते हैं मार्क्स और लगाते हैं 85, तो आना चाहिए ए। अब लगाते हैं 33 या 22 एफ। अब लगाते हैं 65 सी। अब लगाते हैं 78 बी और 80 पे। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर तो यूजर का स्कोर 80 से बड़ा होगा तो पहली इफ चल जाएगी, तो बाकी इफ तो चलेंगी नहीं ना। मैंने देखो, अब एक मार्क्स हैं, अब मार्क्स क्या उसकी दो शेप हो सकती हैं एट द सेम टाइम? नहीं, एक ही शेप होगी ना, या वो 80 से बड़ा होगा, या वो 70 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा, या वो 60 से बड़ा और 70 से छोटा होगा, या फिर वो 60 से छोटा होगा। बिल्कुल, तो उसकी यही स्टेट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक यूजर के स्कोर एक टाइम में 80 भी हैं, एक टाइम में 50 भी हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता, एक ही हो सकता है ना, या तो 80 होंगे या 50 होंगे। तो जो होंगे उसकी बेस पे फिर हम चेक कर जाएगा। तो इसमें से फिर जो कंडीशन मेट होगी वो इफ चल जाएगी, बाकी की इफ नहीं, मतलब वो खत्म हो जाए, उनका कोई असर नहीं होगा। इसको बोलते हैं कनेक्टेड इफ एल्स इफ, कनेक्टेड इफ। एक दूसरे से कनेक्ट ही है ना। एक अगर आप सेपरेट सेपरेट लिख देते फिर चांसेस थे कि 2 आ जाएं, 3 आ जाएं कंसोल। अब ये चूंकि कनेक्टेड इफ है तो कोई भी कंफ्यूजन उनको नहीं होगी। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये चेक करने की जरूरत है कि 70 से बड़ा और 80 से छोटा हो या नहीं? एंड ब्रेड ये चेक करने की जरूरत है या नहीं? हाँ, अगर 100 से ऊपर ले जाएं तो फिर मसला है। तो पहले वाले में लगाना चाहिए। उसमें क्या लगाएंगे, एंड यूजर इनपुट 100 से नीचे हो। ठीक है, अब इसके अलावा जरूरत पड़ सकती है या नहीं? अब मतलब मैं बड़ा लिखूंगा तो कुछ भी नहीं। ये क्या किया इसने, गलत है ना। मतलब मैंने सिर्फ एक में लगाया था, लेकिन अब 100 से बड़ा है, अब 70 तो बड़ा ही है ना, तो वो बड़ा है तो वो इस वाली में तो आ नहीं रहा, तो वो इस वाली में तो आ रहा है ना, गलत हो गया। तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 80 से छोटा हो, और इधर भी 70 से छोटा हो। तो अब इशू जो हमें आ रहा था वो नहीं आएगा। जैसे मैं इसको बहुत बड़ा लिख दूं तो एफ मार्क कर दिया उसने, ये तो गलत है। तो इसका मतलब क्या था फिर, क्योंकि बाकी के केसेस में उसने वो कर दिया ना। तो अब अगर हम क्या देते हैं, एल्स इफ लगा दें फिर, और इसमें भी क्या कहेंगे, 0 से बड़ा और 60 से छोटा। अब हम बहुत बड़ी क्या हो, इसमें क्या किया हमने, बहुत बड़ा नंबर डाल दिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर माइनस वाला नंबर डाल दिया फिर भी कुछ नहीं होगा। हैं, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो 3 करेंगे तो एफ आएगा। हाँ, ये अच्छा है, हम एल्स लगा दें। इस नहीं, अब इसके अलावा के तो केसेस सारे आ जाएंगे ना, और उसको कह देंगे इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, तो अब हम क्या देते हैं, ओके
रिफ्रेश, कुछ भी नंबर दिया तो उसको कहेंगे इनवैलिड। मैंने इसमें दिया या ABC लिख दी, इनवैलिड मार्क्स। अब हमने 33 लिख दिया F, हमने लिखा 97 तो A। अब हमने 800 से ऊपर चले गए तो ठीक हो गया। तो एक हमारा एक पूरा प्रोग्राम बन गया, उसमें हमने एरर की चेकिंग वगैरह भी कर ली है। अब अगर आप देखें तो ये सारी लॉजिक हमने किस तरह बनाई है, ये सारी लॉजिक कैसे बनाई है, ऑपरेटर्स यूज करके, इफ कंट्रोल और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। अब इफ का हमें पता है कि इसने ये वाला ब्लॉक चलने नहीं देना अगर ये कंडीशन मेट नहीं होनी, और कंडीशन हमने बनाई कैसे है, ऑपरेटर का इस्तेमाल। अब मैंने आपको बोला था या मैं डायरेक्टली इधर ऑपरेटर लगा के कंडीशन बना लूँ, या फिर मैं ऊपर वेरिएबल में बना लूँ और वेरिएबल को मैं यहाँ पे छोड़ लगा दूँ। तो जो भी ऑप्शन हमें अच्छी लगे तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इफ एल्स इफ समझ आ गया आपको कि इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, सो ऑन। ऑल सेट, इसमें इशू तो नहीं है ना। अब इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और कंट्रोल भी है, इसी से मिलता जुलता एक और कंट्रोल भी है, उसको भी हम साथ ही स्टडी कर लेते हैं। वो कंट्रोल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम पहले एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या होगी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक यूजर इनपुट, फॉर एग्जाम्पल 0 या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड शो द डे ऑफ द वीक। लाइक अगर यूज़र जो है वो 1 एंटर करे तो हम क्या कहेंगे, मंडे। अगर यूज़र 2 कहे तो हम क्या कहेंगे, अगर यूज़र 3 कहे तो हम क्या कहेंगे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, और फिर फ्राइडे और सैटरडे, और फिर संडे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। इसके लिए हम ना एक और अब दूसरा कंट्रोल यूज करेंगे, और वो कंट्रोल क्या है, अभी यहाँ पे देखो हमने जो इफ लगाई थी ना, इसमें हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें ऑपरेटर नहीं, अब हमने मैचिंग करनी है। मैचिंग समझते हो, अब यूजर अगर 1 कहता है तो मैं 1 से मैच करूंगा, अगर यूजर 2 कहता है तो मैं 2 से यानी कंपैरिजन करूंगा कि वो दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं। अब कंपैरिजन के लिए मैं इफ भी लगा सकता हूँ, वो कैसे, मैं बोलूँ कि इफ यूजर इनपुट इक्वल टू कंसोल, तो वो क्या हो, मंडे। लेकिन अब हमें पता कि यूजर की इनपुट को मुझे कंपेयर ही करना है, और 7 दफा मुझे बार बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे आसान तरीका हो जिसमें मैं मैचिंग कर लूँ, यानी मेरे लिए कंपैरिजन खुद ही हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ब्लॉक के ऊपर एक डिफरेंट कंट्रोल लगाना पड़ेगा, और उस कंट्रोल का नाम है स्विच स्टेटमेंट। उसका नाम क्या है, स्विच। अच्छा, वो कैसे चलती है, उसका ये सिंटैक्स है, ये ब्लॉक बनता है उसका एक, उस ब्लॉक के मैंने बोला था ना, ब्लॉक के साथ में पैरेंथेसिस आएंगी, और उससे पहले फिर कंट्रोल का नाम आता है, ऐसे ही है ना। ये समझो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर कोई कंट्रोल लगाना है तो पैरेंथेसिस आ गई, उससे पहले फिर कंट्रोल का नाम आ गया। अब यहाँ पे मुझे वो वैल्यू एंटर करनी है जिसके साथ मैं मैचिंग करना चाहता हूँ। तो वो वैल्यू कौन सी है, यूज़र की इनपुट। अब मैं जो मैच करना चाहता हूँ ना, वो मेरा आएगा केस में, किस में आएगा, केस में।
अगर तो मेरी वैल्यू होगी 1, अगर क्या होगी 1, तो मैं कह दूंगा कि कंसोल शो कर दो, कंसोल शो कर दो मंडे, ठीक है, कंसोल क्या शो कर दो मंडे। अब ये क्या करेगा, यूजर इनपुट को यहां पे ये एक्चुअली क्या करेगा जो वो पहले कर रहा था, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू 1, ये काम कर रहा है, लेकिन ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये केस 1 मतलब जो भी यूजर की इनपुट आई है उसके साथ मैच करो, अगर बराबर है तो इस ब्लॉक को चला दो, अगर बराबर नहीं है तो इस ब्लॉक को ना चलाओ। अब एक और केस बनाना है, तो अच्छा इसमें क्या होता है कि जी ये मैचिंग है ना, मैचिंग एक से ज्यादा हो सकती है, यानी मैं 2 केस 1 1 वाले बना दूं तो दोनों से क्या होगा, मैच हो जाएगा, तो 2 कंसोल आ सकते हैं। अगर मुझे ब्रेक करना है, यानी मैं चाहता हूं कि एक केस से मैच हो वहीं प्रोग्राम रुक जाए, तो उसके लिए मुझे ये ब्रेक की स्टेटमेंट भी लगानी पड़ती है, ठीक है। ब्रेक का मतलब है कि ये केस मैच हो गया, अब यहां पे रुक जाओ। अब एक केस हो गया, दूसरा बनाने के लिए केस 2 ट्यूसडे, अब दूसरा केस हो गया तो केस 3 वेडनेसडे, अब वो केस हो गया तो केस 4, वो केस हो गया तो केस 5, वो वाला केस हो गया केस 6, और वो केस हो गया तो केस 7। और डिफॉल्ट के अंदर अब अगर कुछ डिफॉल्ट भी मुझे डालना है तो मैं कह दूंगा इनवैलिड, यानी एल्स होता था ना वहां पे, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। अब ये वाले जो ब्लॉक है ना, ये वाले ये नेस्टेड ब्लॉक हैं। ये कौन से ब्लॉक हैं, नेस्टेड। पहले एक ब्लॉक आएगा जो स्विच स्टेटमेंट का होगा, जिसमें वो यूजर से इनपुट लेगा, जो भी यूजर की इनपुट थी वो उसको हम पास करेंगे, फिर वो खुद से मैचिंग करेगा, केस 1 से मैच हो रहा है, केस 2 से हो रहा है, 3 4 5 6 7 जिससे मैच हो रहा हो जाएगा, एंड पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, वो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, इनवैलिड इनपुट कह देगा। अब मैं उसको डालता हूँ यहाँ पे वैन 1, तो वो क्या कह देगा, मंडे। अगर मैं डालता हूँ 2 ट्यूसडे, अगर मैं डालता हूँ 6 सैटरडे। समझ आ गई। तो एक्चुअली ये काम तो वैसे ही जैसा इफ एल से हो रहा है, और उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर तो सिर्फ हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से मैच करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से मैच करना है, तो फिर हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 क्यों है, इफ एल्स इफ से भी हो सकता है ना, कंपैरिजन हम मैन्युअली कर लें, बस यहाँ पे हमें मैन्युअली एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पेश आ रही, तो मैन्युअली हो सकता है ना। अगर हम मैन्युअली करना चाहते हैं हो सकता है, लेकिन उसका जितना ये फास्ट है ना स्विच स्टेटमेंट, इतना इफ एल्स इफ फास्ट नहीं है। अगर सिर्फ 2 नंबर को मैच करना हो ना, दो एक ये एक शेप है, एक ये शेप है, इन दोनों को मैच करना है, तो स्विच स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस जो है ना वो इफ एल्स इफ से ज्यादा है, समझे आप। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करें अगर हमारा सिर्फ कोई रिलेटेड काम आ रहा है कंपैरिजन के। बाय डिफॉल्ट ये अच्छा क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉम्प्ट है ना, चाहे नंबर भी हो तो वो उसको किस में देती है, स्ट्रिंग में देती है। बाय डिफॉल्ट उसकी लॉजिक है। हम कर सकते हैं नंबर में कन्वर्ट, लेकिन करना पड़ेगा कन्वर्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट लॉजिक यही है कि वो नंबर में स्ट्रिंग में देती है। अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास एक होती है फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्स इंट। और उसमें यूजर इनपुट डालते हैं, वो उसको इंटीजर बना देता है। पार्स इंट मतलब इसको इंटीजर बना दो। हाँ, अगर आपने पार्स इंट नहीं किया हुआ, अगर पार्स कर देंगे तो फिर नहीं लिखना, सही है। तो यहां तक किसी को समझ ना आई हो कि स्विच और इफ एल्स इफ में क्या फर्क है, समझ आ गई, पक्की बात है। आगे चलें। अच्छा, अब हमने इफ एल्स इफ भी कर लिया, अब थोड़ा सा हम सिनेरियोज को ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं।
अच्छा जी, सिनेरियो हमारे पास क्या बन रहा है, हम ये चाहते हैं कि एक नंबर है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम that take user input अगर इवन नंबर है फिर उसमें 20 ऐड करो और उसको शो करा दो, यही मैंने बोला ना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यूजर से पहले नंबर ले लेंगे, एंटर अ नंबर, इफ आएगी, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर कंसोल आएगा। और अब नंबर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं इसी नंबर में 20 ऐड कर देता हूँ तो मैं रिजल्ट कहता हूँ VAR रिजल्ट, तो यूज़र इनपुट प्लस यही मैंने बोला ना 20, तो अब रिजल्ट को मैं कंसोल कराता हूँ, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 10, तो आंसर क्या आना चाहिए 30, तो आंसर आ रहा है 10 20। क्यों? मैंने आपको बोला था कि प्रॉम्प्ट हमेशा किस में नंबर देता है, स्ट्रिंग में देता है। तो अब हमने इस यूज़र इनपुट को एक्चुअली स्विच करना है किस में, इंटीजर में। तो वो कैसे करते हैं, पार्स इंट। अगर आपने डॉट भी टैकल करना है तो पार्स फ्लोट। दो टाइप थी ना नंबर की, इंटीजर और फ्लोट। अगर डॉट आ रहे हैं तो फ्लोट, अदरवाइज नंबर। अब ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में स्विच कर देगा। तो लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ 20, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 40। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस इंटीजर को क्या कर दिया, नंबर में कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मुझे हमें कैसे पता लगेगा कि यूजर इनपुट जो है उसकी टाइप क्या आती। तो उसके लिए हमारे पास पैराम है टाइप ऑफ। क्या पैराम है? टाइप ऑफ यूजर इनपुट। तो वो यहाँ पे क्या बता रहा है शुरू में, कि यहाँ पे वो बता रहा है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इवन तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो वो मुझे इसकी क्या बता रहा है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग बता रहा है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, यूजर इनपुट की टाइप स्ट्रिंग है, चाहे मैंने उसमें नंबर भी ऐड किया है। तो अगर मैं इसके बाद इस रिजल्ट की टाइप चेक करूंगा तो वो क्या आएगी, इंटीजर आएगी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, एक तरीका ये कन्वर्ट करने का, एक और तरीका कन्वर्ट करने का है, और वो ये है कि हम इसके साथ जो है वो प्लस लगा दें, इक्वल टू के बाद प्लस लगा दें, इक्वल टू प्लस। ये क्या करेगा, इस नंबर को इंटीजर बना देगा बाय डिफॉल्ट। इक्वल टू प्लस ये एक ऑपरेटर है, ये क्या करता है, अगर इसके राइट साइड पे स्ट्रिंग नंबर हो ना, उसको ये क्या कर देता है, इंटीजर नंबर बना देता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10, अभी ये टाइप क्या दे रहा है मुझे, नंबर। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा कि मुझे अब यहाँ पे दोबारा मैं पार्सेंट लगा सकता हूँ, मुझे बर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। या पार्सेंट से कर लें, ये वाली लाइन भी ठीक है अब। और इसके बगैर भी अगर आप रिज़ल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी गुजारा हो जाएगा। यानी आप सीधा नंबर ही इसमें ऐड कर लें, आप पार्सेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आंसर ठीक ही आएगा। वो इवन नहीं था ना, इसलिए ठीक है 30 आ गया। तो ये क्या करता है, उसको इक्वल टू प्लस लिखें तो अगर राइट साइड पे नंबर स्ट्रिंग में दिया हुआ है तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में कर लेता है। इक्वल टू प्लस इक्वल टू था असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू प्लस है, ये उल्टा है उससे। सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया तरीका। अब मैं आपको ना थोड़ी स्टेटमेंट बदलता हूँ, या तो इधर इसको इधर रहने देते हैं।
हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, चेक इफ नंबर इज इवन, इफ सो एंड इफ नंबर is more than 50, add 10 in that number, otherwise show only number is even। मैंने क्या किया, मैंने अब क्या बोला, नंबर पहले चेक करो इवन है, अगर है तो फिर 50 से बड़ा है और फिर 10 ऐड करो, फिर शो करो, और अगर नहीं है तो इवन शो कर दो। क्या करें अब, मामला कैसे हैंडल करें? इफ लगानी पड़ेगी। अच्छा, इफ लगा देंगे तो क्या होगा, इफ में क्या लगाएं, यूजर इनपुट मॉडुलस 2 = 0। लेकिन अब ये भी तो चेक करना है कि 50 से बड़ा है या नहीं, तो कैसे करें, एंड लगा दें, एंड लगा दें, ठीक है एंड लगा देते हैं। और एंड नंबर जो है वो यूजर इनपुट मोर देन = 50 बन जाएगी बात। हाँ, अब मसला ये आ रहा है कि बिलो थी 50 होगी तो ये तो चलेगा ही नहीं, तो नंबर इज इवन कैसे शो करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो यहाँ पे चल के आती है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। वो इफ क्या, एक इफ के अंदर इफ, ये इफ शो कर रही है कि नंबर जो है वो इवन है। अच्छा, उसके अंदर मैं एक इफ लगाऊंगा जो ये कहेगी कि यूजर इनपुट अगर मोर देन है 50 तो फिर वो शो करेगी रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या होगा, यूजर की इनपुट प्लस 10। अच्छा, एल्स के केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ शो कर देंगे नंबर इज, इसके अंदर चले गए हैं, नहीं बंद कर दिया ना। ये देखो ना, ये इफ है, अगर ये नंबर 50 है, अदरवाइज हमने क्या शो करना था, console.log। कब आ रहा है मेरी जान, ये इफ यहाँ खत्म हो गई ना, तो उसी में लगाना है, नंबर इवन नहीं है। मैंने दोबारा पढ़ो, इफ नंबर इज, चेक इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो चेक हो गया, अगर इवन नंबर है। आगे, एंड इफ नंबर इज मोर देन 50, एंड इफ नंबर इज मोर देन 50 तो क्या करो, ऐड 10 इन दैट नंबर, वो कर लिए दैट, अदरवाइज शो ओनली नंबर इज इवन। तो अब शो ओनली करना है नंबर इज इवन, तो इसी इफ के अंदर ही करेंगे ना, तो तभी पता लगेगा नंबर इवन है। तो वो इसके एल्स में करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसकी कंडीशन चल जाती है तो फिर तो हमने नहीं शो करना ना नंबर इज इवन, क्योंकि वो तब करना था अगर नंबर 50 से छोटा होता, क्योंकि बड़े के केस में तो 10 ऐड करके शो करना था, छोटे के केस में सिर्फ शो करना था नंबर इज इवन, तो वो कर लिया। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, नेस्टेड इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर इफ, अगर इवन नहीं होती फिर क्या होगा, हैं, अगर इवन नहीं होती फिर कुछ भी नहीं होगा। जान के टोटे, अगर इवन नहीं है नंबर, लाइक 31 है, 21 है, तो कुछ भी नहीं होगा ना, हैं, क्या कराना है, तो करा सकते हैं। वो कहाँ पे आएगी एल्स, वो बाहर वाली रूट वाली इफ के साथ आएगी ना नंबर इज ऑड।
नंबर इज ऑड। ये जो नंबर आ रहा है ना वो टाइप ऑफ की वजह से आ रहा है, ये जो हमने लगाई हुई है। तो अगर हम लगा देते हैं 24 तो नंबर इज इवन आ जाएगा। अब अगर हम लगा देते हैं 55 तो वो उसमें 10 ऐड करके शो कर देगा। इवन सिर्फ उस केस में शो करना है ना अगर 50 से नीचे है तो, अगर 50 से ऊपर है तो उसमें 10 ऐड कर रहा है, जैसे 51 है, यही प्रोग्राम था ना। अच्छा 51 तो वैसे ही ऑड है ना, 52 और वो 62 शो कर रहा है। सही हो गया ना प्रोग्राम। यानी जो स्टेटमेंट है उसी को फॉलो करना है। अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो इशू है, तो जो स्टेटमेंट है उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे ताकि बात हमें समझ आए। उसके अलावा अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा ये कितनी नेस्टेड इफ हो सकती हैं? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अंदर 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 इफ हो। लेकिन इतनी ज़्यादा इफ लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएंगी, समझना खुद भी समझ नहीं आएगा कि कब कौन सी इफ चलेगी। इतनी 2 3 से ज़्यादा बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, 3 से अंदर जाएं, 4 5 बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे स्टडी करें। इफ़ के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो गए। 3 तरह की, एक इफ़ होती है, एक इफ़ एलिफ होती है, इफ़ एल्सिफ और स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़। तो इफ़ एल्सिफ, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़, तो 4 इफ़ के कंट्रोल्स होते हैं जो मैंने चारों कंट्रोल्स आपको पढ़ा दिए हैं, जिनका क्या क्या मीनिंग होता है। ऑल सेट? अच्छा जी, अब हम जाएंगे एक स्टेप और आगे। अच्छा जी, एक स्टेप हम और आगे जा रहे हैं। अब हमने एक नया किस्म का कंट्रोल पढ़ना है, और वो कंट्रोल क्या है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक कंसोल डॉट लॉग हो और वो कंसोल डॉट लॉग में 5 दफ़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ, यानी हेलो वर्ल्ड है उसको मैं 5 दफ़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने तो लोग पढ़ा ही नहीं आपको, 5 दफ़ा लिखना पड़ेगा। कैसे? हेलो वर्ल्ड, फिर कॉपी पेस्ट, फिर 5 दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट हो गया काम, 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट। अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये 5 दफ़ा यहाँ पे मेरे पास तो 5 दफ़ा जो है ना वो इफ़ आ गया है, सॉरी 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो। यही काम अगर मैंने 10 दफ़ा करना हो तो 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट, 100 दफ़ा करना है, 1 मिलियन दफ़ा करना है, 1 बिलियन दफ़ा करना है, बंदा कर लेंगे जो कॉपी पेस्ट करता जाएगा तो मामला ख़राब हो गए। मामला ये है कि एक कोड को हम बार बार चलाना चाह रहे हैं लेकिन हम चला नहीं पा रहे हैं। यानी कोड, हमारी ख्वाहिश ये है कि एक कोड हम लिखें वो बार बार चलता रहे, हमें चलाना ना पड़े, हमें बार बार चलाना ना पड़े। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए प्रोग्रामिंग कहती है कि आप एक ही हेलो वर्ल्ड लगाओ, ज़्यादा ना लगाओ, उसके ऊपर एक बनाओ ब्लॉक। ब्लॉक क्यों बनाना है? क्योंकि इसके ऊपर टूल लगाना है, तो इसलिए ब्लॉक बनाना है। तो टूल लगाना है तो ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ब्लॉक बनाना है तो मामला इस ब्लॉक के ऊपर हमें पता कोई टूल लग सकता है। टूल कैसे लगता है? ब्लॉक से पहले ऐसे पैरेंथेसिस आती हैं, आ गई, उससे पहले आता है टूल का नाम। हमारे पास अब एक ऐसा टूल का नाम है जिसको बोलते हैं वाइल। क्या बोलते हैं? वाइल। वाइल एक ऐसा टूल है, इसको बोलते हैं, इस टूल के नाम को बोलते हैं वाइल लूप। क्या बोलते हैं? लूप। समझते हैं आप? बार बार रिपीट करना।
अच्छा, लूप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो ये होती है कि लूप को कितनी दफ़ा रिपीट करना है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, अनलिमिटेड टाइम, या कभी भी नहीं करना। अच्छा, ये मैटर करेगा इसके ऊपर जो ट्रू फॉल्स आ गई। अगर तो इस पर फॉल्स है तो ये लूप एक भी दफ़ा नहीं चलेगा। ये लूप एक भी दफ़ा, इसका कोई भी असर नहीं है इस लूप का, क्योंकि ये एक भी दफ़ा नहीं चलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये तब तक चले जब तक एक जो है 5 से छोटा है, अब ये इन्फिनिटी टाइम चलेगा। इसको बोलते हैं इनफिनिट लूप। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। लूप की डेफिनेशन ये होती है जब तक कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन कभी जिंदगी में फॉल्स हो सकती है, कभी जिंदगी में एक 5 से बड़ा हो सकता है नहीं। ये तो जो हमेशा ही छोटा है, तो फिर ये इनफिनिट टाइप लूप अगर मैं इसको चला दूं तो मेरा सिस्टम हेल्ड हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी खत्म हो जाएगी, रैम खत्म हो जाएगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? हेल्ड हो जाएगा। तो ये ऑलवेज जो है वो चलता रहेगा। तो मैं चला के चस्का नहीं लूँगा इसका, क्योंकि काम खराब हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये मेरा लैपटॉप जो है ना वो है, अब लिमिट लगानी है। तो बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि इनफिनिट लूप बनाने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिस्टम ही हेल्ड कर देगा। तो लगानी तो क्या पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। उसकी टेक्निक क्या है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल को का नाम रखेंगे काउंट, और उसमें वैल्यू रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0। और उस काउंट को बोलूंगा जब तक काउंट जो है 5 से छोटा है। तो अभी 0 5 से छोटा है या नहीं? छोटा है। अब लूप चलेगा, जैसे ही हेलो वर्ड प्रिंट होगा तो मैं कहूंगा काउंट की वैल्यू में काउंट प्लस प्लस। ये क्या करेगा? काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। जब एक इंक्रीमेंट करेगा तो काउंट की वैल्यू दूसरी दफा में क्या हो जाएगी? 1। तो 1 5 से छोटा है या नहीं? फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। जब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 5 से छोटा है या नहीं? नहीं। तो इक्वल है। जब इक्वल है तो फिर वो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा 0 1 2 3 और 4, यानी 5 दफा चला, क्योंकि 0 से शुरू किया ना। सर ये नंबर क्यों आ रही है? अकेला हेलो वर्ड नहीं आएगा? ये यहाँ पे मैंने कॉमे के बाद ये वेरिएबल को भी प्रिंट किया ना। काउंट के बाद 0 और काउंट की वैल्यू। अच्छा, अगर मैंने इसको 10 दफा चलाना हो, फिर जिधर 5 लिखा है उधर क्या कर दूं? 10 कर दूं। और अगर 100 दफा चलाना है तो 100 लिख दो। मिलियन टाइम चलाना है तो मिलियन लिख दो। जितनी दफा चलाना है वो उतने 0, तो उतनी दफा हेलो वर्ड आ जाएगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी उसका अब हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये इतनी मजे की चीज है कि इससे हम जितने तरफा कोड चलाएं कर सकते हैं। अब एक लूप लगाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। अगर हम दोबारा रिवाइज करें, एक इनिशियल काउंट नंबर लाइक जैसे 0 2, दूसरा कंडीशन उस काउंट नंबर को यूज करते हुए, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो एक लूप कंप्लीट लूप नहीं होता। एक लूप में 3 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी? इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना। तो 3 चीजों का एक लूप के अंदर होना जरूरी है। लूप के अंदर कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है? इनिशियल वैल्यू या इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों कह रहा है वो इसलिए, अगर मैं इसको 10 रख दूं और मैं कहूं जब तक ये 0 से बड़ा है। अब हमें यहां पे इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट लगाऊंगा तो ये तो इनफिनिट लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 11 12 सारे बड़े ही है ना 0 से। तो यहां पे हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? डिक्रीमेंट, ताकि 10 फिर क्या हो जाए वो
10, 9, 8 ऐसे 1 तक, फिर 0 और आगे फिर माइनस उल्टा चल रहा है। लेकिन वो 0 पे आगे कंडीशन मेट हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगी तो लूप रुक जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को? अब आप लोगों ने एक प्रोग्राम मुझे करवाना है, और प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू का टेबल आपने प्रिंट करना है। 2 होता था ना, वो 2s are 1 2 तो 2 है, वो मल्टीप्लाई 1 2 3 ऐसे करते जाएं तो वो 20 तक चले, यानी ये हमें करना है। वो जब बचपन में हम याद करते होते थे ना टेबल को, तो हम इसको चलाएंगे 1 से, और इस काउंट की वैल्यू को रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर लें। 10 नहीं होगा ना, 10 तक काउंट चलाना है, 1 2 3 4। अच्छा, अब मुझे काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट करना है, 1 से 2 करना है ना। और यहाँ पे हमें प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग करने के लिए मैंने आपको वो ये बड़ी साइंस सिखाया था। वो क्या करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई काउंट, यानी काउंट में क्या था 1, वो प्रिंट हो जाएगा इधर, फिर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो 1 2 3 वो आता जाएगा। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट करूं यहाँ पे, ठीक है, तो 1 को 2 से करें, 4 करें, 8 करें, 5 करें, 20 तक आ जाए। अगर मुझे 5 का टेबल बनाना हो, फिर 2 की जगह क्या करना है, जिधर जिधर 2 था उधर उधर 5 कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये हमने इस तरह जो है वो अपने लूप का जो है सर्किट भी कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़े। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कंकैटिनेशन करनी होती है ना, 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है, उसके 2 तरीके हैं, एक प्लस का ऑपरेटर और दूसरा ये बड़ी साइन जो है बैक टिक जिसको बोलते हैं। तो बैक टिक आगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ना एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जैसे 2, और उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई लिखना चाहता हूँ, ये वाला सिंटैक्स अप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई आगे प्लस लगा के काउंट, फिर प्लस लगा के, इस तरह से मुझे करना पड़ना था। ये वाला सिंटैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी मदद से हमने करना क्या होता है, एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अपना कोई वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग में वेरिएबल प्रिंट कराना था, डॉलर साइन करली ब्रेसेस आगे वेरिएबल का नाम। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर जाके, नॉर्मली तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है, अगर मैं काउंट लिखूंगा तो काउंट, इवन तो ये वेरिएबल है, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता, ये मैं नहीं लिखता डॉलर साइन और ये सब, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये ऐसे प्रिंट कर देगा इसको। हालांकि काउंट जो है वो वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल उसको कंसीडर नहीं कर रहा। अगर इसको मैंने वेरिएबल कंसीडर कराना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, डॉलर साइन और करली ब्रेसेस, उससे ये इसको वेरिएबल कंसीडर करेगा, चाहे स्ट्रिंग में भी लगा हुआ। तो ये वाली चीज़ों को वो वेरिएबल कंसीडर करेगा, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, यहाँ पे बैठ के 3 का टेबल बनाएंगे 20 तक। तो सिस्टम सबके ऑन करवाते हैं, हम सब प्रैक्टिस करेंगे। टेबल ऑफ 3 बाय 20 टाइम्स उसको 3 को हमें टेबल बनाना है। तो सब लोग इसको करें इंशाल्लाह, फिर आगे हम स्टडी करेंगे।